Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Chemistry. Today we will solve the entry test of NED University which was conducted in 2018, and inshallah in the next video we will solve the past paper of 2019. First MCQ है कि surfactants are important constituent of। तो अगर ये MCQ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो सबसे पहले यहाँ गौर करें कि यहाँ पे सर्फ लिखा है और सर्फ एक बहुत ही फेमस डिटर्जेंट ब्रांड का नाम है, तो जाहिर है नाम भी इसी तरीके से सेट होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो भी डिटर्जेंट ही होगा। और सर्फेक्टेंट्स की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आपकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने से इसकी प्रॉपर्टी कैसे हुई, इसकी पॉजिटिव थिंग कैसे हुई, इस तरीके से हुई क्योंकि जब भी आपकी डर्ट होती है, आपकी जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कपड़ों को गंदा कर देते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, अब when the surface tension is decreased it is easy for water to clean those areas because ये molecules के जो attraction होती है उसको weak कर देता है, तो वहाँ पे water अपनी cleaning प्रॉपर्टी को शो कर सकता है इजीली। इसी तरीके से वेटिंग, अब वेटिंग का मतलब यही कि वाटर जहाँ जहाँ पहुँच सकेगा वहीं तो क्लीनिंग कर सकेगा। बेसिकली क्लीनिंग वाटर ही करता है, ये सिर्फ उसको हेल्प करते हैं सर्फेक्टेंट्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो होगा डिटर्जेंट्स। Now secondly the first member of P block is, तो हमारे पास ये प्रोडिक्ट टेबल है और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ये होगा। अब कोई कह सकता है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसको क्यों नहीं कहेंगे हम हीलियम को, जो कि यहाँ पे हीलियम होता है। तो बेसिकली बात ये होती है कि हीलियम की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ना वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहती है कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मगर इसकी प्रॉपर्टीज कहती हैं कि इट इज़ सिमिलर टू द 8th ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसीलिए इसका कुछ फिक्स नहीं है, इसका ब्लॉक फिक्स नहीं है। तो सिंपली जो हमारे पास पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यही होगा। तो ये है हमारे पास बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन की प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। तो बोरॉन के बारे में हम इतना जानते हैं कि बोरॉन इज़ अ मेटलॉइड। ठीक है, तो मेटलॉइड ये एक बेसिक चीज़ है, इतनी मीन्स जो हमारे पास इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो डिस्टिंक्टली मेटेलिक का मतलब तो ये हुआ कि प्योरली मेटल हो, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये भी नहीं है क्योंकि वो तो कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही हैं। अ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ये हो सकता है क्योंकि सॉलिड ही होता है। एंड अटिपिकल नॉन मेटल, जिस तरीके से बिल्कुल प्योरली मेटेलिक नहीं है इस तरीके से नॉन मेटल भी नहीं है प्योरली। ठीक है, डिस्टिंक्टली और टिपिकल इन दोनों के मकसद एक ही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। थर्ड इज फॉर 0.001 मोलर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड द pH वैल्यू इज। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये होता है कि विच हैज़ ओनली वन हाइड्रोजन टू डोनेट। ठीक है, तो मगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल है, pH का जो कि फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। वैल्यू हमें दी हुई है, उसको सिंपली पुट करेंगे और देन उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है। और NED के टेस्ट में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप डायरेक्ट भी इस वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और अगर NED के टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट पेपर तो वैसे NED का ही है जहाँ पे अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर, तो उनका भी सॉल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल है कि आपको लॉग की बेसिक सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, विच इज़ के जब प्रोडक्ट होगा आपके लॉग के बाद तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप को ब्रेक कर देते हैं। तो सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक है, चाहे आप कैलकुलेटर से करें या कैलकुलेटर के बगैर करें। ठीक है, नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC or carbon carbon is 348 kilojoules per mole and silicon silicon is 297 kilojoule per mole. What is the bond energy of carbon and silicon? तो इसमें सिंपली क्या होगा, क्योंकि हमें इसकी बॉन्ड एनर्जी पता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी पता है, हाफ ऑफ दिस इज इन्वॉल्व एंड हाफ ऑफ दिस, तो सिंपली क्या करेंगे एवरेज आएगा। ठीक है,
इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एवरेज निकालेंगे सिंपली। तो इस तरीके से जब इन दोनों का एवरेज लिया तो आंसर क्या आया हमारे पास 322.5। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन गिवन है एंड देन उनकी वैल्यूज भी गिवन है आपके पास, कंसंट्रेशन। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, मतलब सॉल्विंग इसकी बहुत इजी है। और एज कैलकुलेटर इज सिंपली अलाउड इन एनी डी, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपके पास खुद चल के आ जाएगा। एंड देन यू जस्ट हैव टू कलर द सी सर्कल ऑफ योर आंसर शीट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा जो कि सेकेंड ईयर में है। एंड उसमें सिंपली क्योंकि ये पोटेशियम है इसकी वैलेंसी +1 होती है एंड देन इट इज़ 4, तो 4 हो गया। Fe की हमें निकालनी है कि देखनी है इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि Fe की वेरियस होती हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंटली बिहेव करता है। एंड साइनाइड की -1 होती है, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +2 आ रही है यहाँ पे कि ये तो है भाई, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन को। सेकेंडली भी बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ भी हम देखेंगे कि यही वैल्यू आ रही है +2। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ ऑफ दीज हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। नाउ द नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1 मोल ऑफ H2S इज, ठीक है, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 मोल ऑफ H2S में तो इतना होगा। बट अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या करते, क्योंकि इसके 2 मोल्स है ना, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2S में 2 हैं मोल H के, तो इस वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, तो जो भी आंसर होता हमारा आ जाता, ठीक है। तो ये बात याद, 12 होता उसका आंसर। नाउ 8th इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, तो हमें हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता है कि वो 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो जो भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो 1 ग्राम के बराबर होगा, केजी के बराबर नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन एक ये हो जाएगी कि बच्चे समझेंगे कि 1 मोल 1 ग्राम के बराबर होता है, मतलब कुछ जो कि मुझे भी कन्फ्यूजन देखने से हो जाएगी। तो इसका आंसर इतना सिंपल है कि अगर यहाँ पे कार्बन का पूछते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 लिया होता हमने, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन का वो 12 है। इसी तरीके से सल्फर 32, जितना भी जिसका कहते तो 1 मोल में उतने ग्राम्स होते हैं उसके, ठीक है। बट क्योंकि हाइड्रोजन का होता ही 1 है तो इसका 1 ग्राम आ गया। बट यहाँ पे इन्होंने केजीज में पूछा हुआ है हमसे, मीन्स हमें जो आंसर करना है वो केजी में करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमें 1 ग्राम की वैल्यू तो मिल गई है, हमें इस 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजीज में। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूनिटरी मेथड से करें या किसी भी मेथड से करें, वरना इतना तो सिंपल विजिबल ही होता है कि 1 ग्राम में कितने केजीज होंगे। तो सिंपल मेथड इसको अप्लाई करेंगे कि 1 ग्राम है, अगर ऐसे कर लें जल्दी से हो जाएगा, कैलकुलेटर तो अलाउ ही है। तो और 100 ग्राम और 1 kg लिख देंगे और ग्राम से ग्राम डन कैंसिल कर देंगे, वी विल गेट 1/1000 kgs which is similarly equal to 0.001 kg. This is our answer. 9th is a theoretical question, saponification value of oil is, तो ये एक इसकी ही डेफिनेशन है, ठीक है, और यही इसका आंसर है। इसमें कुछ चीज़ समझने की नहीं है, याद करने की है सिंपली, क्योंकि डेफिनेशन है और चैप्टर नंबर 10 और 11 में से क्वेश्चन है और सेकेंड ईयर के, उसमें इतना ज़्यादा टाइम हम दे नहीं पाते क्योंकि ऑलरेडी इतना सिलेबस होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इन चीज़ों को ऐसे ही जो है मेमोराइज कर लिया जाए। 10th is when an aqueous solution of salt turns red litmus to blue, the salt is off. अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी होती है रेड को ब्लू करने की, वो तो हमारी सिंपली होती है बेस की, मतलब किसी भी अल्कली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि बेस तो सब में है, तो सारे आंसर क्यों नहीं होंगे, वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बेस को डोमिनेट करना चाहिए ना, है ना। अब ए में देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो यहाँ पे डोमिनेट क्या करेगा, बेस डोमिनेट करेगा, तभी ये अपना रूल भी चलने देगा कि भाई मैं तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। एसिड वीक है उसकी चलने नहीं देगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों एक दूसरे के नहीं चलने देंगे।
वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिड कहेगा मैं अपनी प्रॉपर्टी शो करूंगा, तुम्हारी नहीं शो करने दूंगा। सिमिलरली विद द डी ऑप्शन, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। Now the value of EM ratio of electron is, it is off, not if. तो ये भी एक याद करने वाली वैल्यू है, इसके लिए ये आंसर है। दैट्स इट। नाउ द सॉलिड CH4 इज, तो डिफरेंट क्रिस्टल्स पूछे हैं कि कौन सा क्रिस्टल होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यस। आयनिक क्रिस्टल नहीं हो सकता बिकॉज इसमें कहीं भी आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। लेमिनार क्रिस्टल, ये तो ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है डाइवर्ट करने के लिए माइंड। और एटॉमिक क्रिस्टल भी नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ मॉलिक्यूलर। तो हमारा जो परफेक्ट और जो मोस्ट मैचिंग आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ 13 है रेजोनेंस इज ड्यू टू, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो ऐसा तो नहीं होता। सबसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रेजोनेंस का, बेंजीन को याद कर लें, चैप्टर नंबर 7 ऑफ सेकेंड ईयर, उसमें इतनी डिटेल में आपने रेजोनेंस पढ़ी होती है। बेंजीन को ही रख के अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स तो मूव नहीं करते, जो सारी मूवमेंट हो रही होती है वो हो रही होती है पाई बॉन्ड्स की। अब लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन, तो लोकलाइजेशन का तो मतलब ही यही है कि क्लस्टर फॉर्म कर लेना और एक ही जगह रहना। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि बार बार जगहें चेंज करना, कहीं का लोकल ही नहीं होना, ठीक है, लोकल ना होना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। Now 14th question is among paraffins it is generally found that with increase in the molecular weight, तो paraffins को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो हमारे पास होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और सो ऑन। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो ताल्लुक होता है वो इनकी स्ट्रक्चर से तो नहीं होता ना, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ताल्लुक होता है आपके बॉन्ड से, इसमें भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे, इसमें भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे। मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो नहीं कि ऑक्सीजन के साथ तो डबल होगा, उसकी बात नहीं होती। तो उसमें तो फर्क नहीं आएगा ना, सब में सेम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई डिक्रीज नहीं होती इस ऑर्डर में। नाउ वी विल कम टू द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यस, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम बेसिक देखें तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक मीथेन है और मेरे पास ब्यूटेन है, तो इसमें मुझे कम बॉन्ड्स तोड़ने हैं, इसमें मुझे ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने हैं। आई विल टेक मोर टाइम इन ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स, ठीक है। अब स्टिक्स तोड़नी है आपको, अगर मैं आपको 4 स्टिक्स दूँ और मैं आपको 20 स्टिक्स दूँ तो आपको 4 स्टिक्स तोड़ने में कम टाइम लगेगा एंड यू विल टेक मोर टाइम इन ब्रेकिंग दोज 20 स्टिक्स। तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस का वाइस वर्सा, देन मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीजेस, ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है बिकॉज मॉलिक्यूलर साइज तो इंक्रीज करता है आपके एज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। 15th is petroleum mainly consists of aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, aliphatic alcohols and heavy hydrogen। तो इसका आंसर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब कोई क्वेश्चन अरेज कर सकता है कि उसमें तो बेंजीन के कंपाउंड्स भी होते हैं, डेरिवेटिव्स भी होते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। तो आंसर ये बिल्कुल ठीक है कि उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं आपके, ये नेफ्थीन्स एंड इसकी सारी चेन्स, और एस्फल्टीन्स भी होते हैं, वेरी हैवी मॉलिक्यूल्स, और ये सारे एरोमेटिक की चेन्स। बट इन्होंने जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने पूछा है कि मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो मेनली हमारे पास एलिफेटिक होते हैं, तो इसलिए हम लोग ये आंसर करेंगे, वरना होता सब है इसके अंदर। नाउ हीलियम डिफ्यूजेस एज फास्ट एज SO2, 16 टाइम्स एज फास्ट एज SO2 और ये सब। तो डिफ्यूजन का तो सिंपली लिंक होता है आपके मॉलिक्यूलर वेट से। तो अगर हम फॉर्मूला भी ना देखें, डायरेक्ट उनका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हीलियम का 4 होगा, SO2 का 64। 17th क्वेश्चन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल ग्रुप्स हैव सेम वेपर प्रेशर, वॉल्यूम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। वी नो दैट द टेम्परेचर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से होता है। तो आपका जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आपकी सेम क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। तो व्हाट इज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूलर की मूवमेंट बढ़ती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो टेम्परेचर जब सेम होगा तो सबकी जो
मूवमेंट की कैपेसिटी होगी और जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, वॉल्यूम्स डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी डेंसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, मगर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तमाम ग्रुप्स की सेम होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है कि इन डीप सी ड्राइवर्स ब्रीदिंग सिलेंडर विच गैस इज प्रेजेंट मोर देन द अदर। तो क्योंकि ड्राइवर जो डाइवर्स होते हैं, सॉरी ड्राइवर कह दिया मैंने, उनको एक एयर की इन्वायरमेंट चाहिए होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, N2 गैस ही होगी। क्यों, अब कोई सवाल ये कर सकता है कि सबसे ज़्यादा O2 क्यों नहीं होगी या दूसरी गैसेज, जैसे O2 ही हमारी है, अगर वो 100% होगी तो हम नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत डेंजरस गैस होती है, हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए, जैसे दवाइयाँ होती हैं हमें स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए डेंजरस होगी। इसी तरीके से एयर, और जो N2 है ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूजेबल गैस है। ये N2 जो होती है उस पूरे को सप्रेस करने के लिए होती है, मीन्स एक चैनल बनाने के लिए होती है। N2 बहुत जगहों पे यूज़ होती है, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, क्योंकि एक इनर्ट होती है, ठीक है। ये किसी से इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देती है। यूजुअली आपके चिप्स बैग्स और मेडिसिन वगैरह में ये जो गैस होती है वो N2 यूज़ होती है, बिकॉज वो हार्मफुल नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। तो इसीलिए N2 होती है ड्राइवर्स के सिलेंडर्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको एक एयर देनी होती है उनको पूरी, तो N2 ही सबसे ज़्यादा उसमें पाई जाती है। उसके बाद व्हाट द वॉल्यूम ऑफ 12 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 75 मिलीलीटर ऑफ 3.5 मोलर HCl। तो इसमें आपको वॉल्यूम पूछी है और दो आपको मोलैरिटीज गिवन है, मोलर वैल्यूज। देन आपका वही फार्मूला यूज होगा जो आप फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, M1V1 M2V2, और वैल्यूज रिस्पेक्टिवली आप पुट करेंगे, देन यू विल गेट योर required volume which is 21.9 milliliters. 20th question is, a fish tank holds 1.029 yard cube of water. What is the volume in cubic meters given that 1 yard is equal to 0.914? अच्छा, इसका जो क्वेश्चन था असल, क्योंकि इन दो वैल्यूज में बहुत बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है असल, उसमें यहाँ पे 3 वैल्यू लिखी है और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लिखी है, मतलब उन्होंने खुद से वैल्यू को चेंज कर दिया ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि जब डिफरेंस इतना कम होगा ना तो आपका आंसर भी बहुत ही माइनर फर्क से आ जाएगा। बट मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज लिखी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वो चेक करना चाह रहे हैं वो आपकी यूनिट कन्वर्जन एबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि यार्ड क्यूब असल में कितना मीटर क्यूब होता है, वो यहाँ पे आपको फिट क्यूब टू मीटर क्यूब दे सकते हैं, या आपको किसी टाइम की मेजरमेंट दे सकते हैं, ठीक है, कितने नैनो सेकेंड्स कितने आवर्स के बराबर होंगे, कितने ईयर्स के बराबर होंगे। तो उनको चेक करना है आपकी यूनिट कन्वर्जन कैपेबिलिटीज़। तो इसको मैंने यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कराया। पहला मेथड देखते हैं। मेथड है कि ये कन्वर्जन तो उन्होंने आपको दी हुई है, तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाला सॉल्व किया था। तो सिंपली क्या लिखेंगे, जो हमें वैल्यू कन्वर्ट करनी है उसको लिख देंगे, और बिल्कुल एग्जैक्ट ये वैल्यू थी। और अब हम लोग दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे और अपनी ये जो यूनिट कन्वर्जन की वैल्यू थी उसको ऐसे लिख देंगे इन सच अ वे कि यार्ड यार्ड से कैंसिल हो सके, ठीक है। इस तरह की कोई भी ट्रिक होती है यूनिट कन्वर्जन की, उसमें हमेशा आपको ऑपोजिट प्लेसेस पे लिखना होता है सेम यूनिट्स को, ताकि वो कट हो सकें, क्योंकि आपको उनको अवॉइड करना होता है, उन्हीं से तो आपको मतलब उसी को तो ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यार्ड जो है वो सिंगल है, यहाँ पे क्यूब है, तो ये कैंसिल कैसे होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन पे क्यूब लगा देंगे। अच्छा, इस क्यूब की एक ख़ास जो कि मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये यार्ड पे भी अप्लाई होगा और ये 1 पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। मीन्स ये वैल्यू होगी 1 क्यूब, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो 1 क्यूब यार्ड क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ मीटर क्यूब पे अप्लाई होगा और ये 0.914 क्यूब। समझ आ गई बात। तो इसी तरीके से यार्ड से यार्ड कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.785। कैसे, मैं कैलकुलेटर में लिखूंगी 1.029 मल्टीप्लाई बाय 0.914 क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब इस पे और इस पे आया
और मीटर क्यूब में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरा एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन या दूसरा मेथड मेरा ये है कि सिंपली मेरे पास 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर है, तो मैं 1 यार्ड इंटू 1 यार्ड इंटू 1 यार्ड और इसी तरीके से मीटर को कर दूंगी और मेरे पास फिर क्या आंसर आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 यार्ड को किया जो वेरिएबल होता है आपके पास। अगर इन सब में एक्स होता तो आप एक्स क्यूब लिख देते ना। तो इसी तरीके से ये यूनिट के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसी तरीके से ये कर लिया और अब आप जो है इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं। आई नो मैंने सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है यार्ड की और मीटर की कि इनकी असल कन्वर्जन क्या है। क्वेश्चन में कुछ 3 करके था कुछ करके था, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि इसमें इनको आपकी यूनिट कन्वर्जन कैपेबिलिटीज़ चेक करनी है। इनको ये चेक नहीं करना कि यार्ड असल में कितने मीटर्स के बराबर होता है, कि वो बड़ी वैल्यू देते हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ सके। तो हमारे पास 0.76 करके कुछ आंसर आया है, 75 करके कुछ आंसर आया है दोनों मेथड से, जो कि नियरेस्ट है इसके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। Now, which of the following elements does not exist as a diatomic molecule in nature? तो H2N2 फ्लोरीन, इनके बारे में तो हम जानते हैं कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करते हैं, बल्कि एग्जिस्ट करते हैं। मगर जो नियॉन है ये आपके 8 ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है और ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, किसी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते। तो यही है वाहिद उन गैसेस में से एक है जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद है जिंक कैन डिजॉल्व इन द एक्सेस ऑफ एन अल्कली सॉल्यूशन ओइंग टू द कॉम्प्लेक्स साइन फॉर्मेशन ऑफ। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे एक क्लू है कि अल्कली सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अल्कली सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि जब भी आयन फॉर्म करेगा जिंक अल्कली सॉल्यूशन में जाके, तो अल्कली की निशानी ही होती है OH। ठीक है, तो OH सिंपली हमें ये देखना है, इसकी डीप साइंस में जाना ही नहीं पड़ेगा हमें, सिंपली हमें ये चीज़ देखनी है और यही हमारा फिर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से एसिडिक का पूछते तो हम उस हिसाब से उसको देखते हैं। 23rd question is which of the following statements about sp hybridized carbon is false? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ये चीज़ का आप शॉर्ट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर मैं देखूं तो बहुत मतलब पता होगा, बहुत इजी चीज़ होती है कि एक S का इन्वॉल्व होता है, P के 3 इन्वॉल्व होता है, मींस देयर इज अ टोटल ऑफ 4 बॉन्ड्स। तो 4 में से एक S का होता है, 3 P के होते हैं, तो जो कैरेक्टर का जो रेशियो होगा वो 25% होगा। इस तरीके से इसका P का 75% होगा। एंड इन sp2 टोटल 3 बॉन्ड्स होते हैं, S का एक होगा, तो इट विल हैव अ शेयर ऑफ 33% and it will have a character of p orbital as 67%। इसी तरीके से sp जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल्स एंड s ऑर्बिटल का 50-50 शेयर होता है। ठीक है, तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इक्वली अप्लाई होती हैं। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो पहला ऑप्शन है, हमें क्योंकि फॉल्स पकड़ना है sp हाइब्रिडाइज का ना, तो फर्स्ट है कि इट इज़ डायवेलेंट। तो इट इज़ श्योरली डायवेलेंट बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, 3 बॉन्ड्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद है हमारे पास कि इट फॉर्म्स बॉन्ड दैट आर लीनियर। बिल्कुल sp की जो हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट हैज़ 67% ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो इट हैज़ 67, तो 67% ऑफ p ऑर्बिटल्स किस में होता है, हमारे पास sp2 में होता है, बट हमारे पास जो है वो गिवन sp है। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज इन्होंने हमसे फॉल्स पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। एंड सिमिलरली इट फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड टू कार्बन। तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड ही फॉर्म होता है, तो सिंपली हमारा आंसर होगा सी। नाउ विच मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से एक्ट करती है वो हम देखते हैं। तो हम लोग इतना जानते हैं अपनी इनिशियल क्लासेस से कि एज अ वेक्टर ये बिहेव करती है, बट CCl4 और CO2 का जो भी बॉन्ड होता है हमारे पास वो इन सच अ वे होता है कि इसकी कैंसिल हो जाती है। अगर मैं मज़ीद डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करूं तो ये होगी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और मजबूती से कौन खींच रहा है। तो अगर मैं CCl की बात करूं, एक छोटी सी एग्जांपल से, मेरे पास एक कार है, ठीक है, और कार को CCl4 में, ये मेरे पास कार्बन है, एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है, एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है, सॉरी बच्चे जैसे भी बने, और एक यहाँ से। तो जब 4 बच्चे इक्वल फोर्स से इस कार को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, कार मूव नहीं करेगी, वो अपनी जगह पे रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार है ये हमारे पास है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे डायपोल मोमेंट तो एक्सिस्ट नहीं करेगी, तो इसमें तो लार्जेस्ट हो ही नहीं सकती, बिकॉज इसमें तो होती ही नहीं है। सेम इज द केस विद CO2, बिकॉज कार्बन होता है और यहाँ पे हमारे पास O होगा और यहाँ हमारे पास O होगा। तो इस तरीके से एक कार है, 2 बच्चे इक्वल कैपेसिटी से खींच रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बट HCl और H2S की ऐसी असेंबली नहीं होती, इनकी डिफरेंट असेंबली होती है, लीनियर नहीं होती। तो सबसे पहले फिर हमें यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास H की हमारे पास 2.2 होती है और सल्फर की इतनी है, और हमारे पास क्लोरीन की इतनी है। तो अब इनमें क्लियरली डिफरेंस तो क्लोरीन का ज़्यादा आ रहा है, बट इसकी हम रीज़न भी देखते हैं कि जो क्लोरीन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास बॉन्ड, शेयर बॉन्ड को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि Cl के पास एक ही H है। अब S जो है इसके पास 2 H है, ठीक है, अब एक तो 2 बॉन्ड्स को इसको खींचना है। अब ये पढ़ें स्टेटमेंट, HCl is more acidic means attraction of Cl is so strong that H can be dissociated easily. This is not the case as H2S, as removal of H is harder as compared to H2S। ठीक है, अब इसी की एग्जाम्पल को लेकर आते हैं हम यहाँ पे कि हम HCl की बात करते हैं कि हमारे पास एक ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, और ये कार है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बच्चा है, ठीक है। ये बड़ा बच्चा जब इस कार को पुल करेगा और एक छोटा बच्चा कार को पुल करेगा तो ज़्यादा तेज़ी से अपने पास कौन पुल करेगा, और ये कार ज़्यादा किसकी तरफ होगी, वो इसकी तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जहाँ हमने बात की कि इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, मीन्स एसिडिक कैरेक्टर HCl का ज़्यादा इसलिए होता है कि H को छोड़ना ईजी होता है, मीन्स ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है इसको पुल करने के लिए, बच्चा मतलब ये पूरा बच्चे से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये H है हमारे पास, ही जा सकता है। अब अगर हम कंसीडर करें S के केस को, तो S में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये कार है और एक ये छोटा बच्चा है और एक ये छोटा बच्चा है और एक ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, ये Cl जितना बड़ा बच्चा नहीं है। तो ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है। तो इस मीडियम बच्चे को इन दोनों से बॉन्ड अपनी तरफ लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि पावर ये अपनी तरफ तो लेगा, ठीक है, लेकिन इस जैसा अपने पास नहीं ले सकता इस बॉन्ड को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोन डायपोल मोमेंट किस में होगी, HCl में होगी, बिकॉज कि वो अपने आप अपनी तरफ सबसे ज़्यादा तेज़ी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। Now last question is, which of the following alkyl halides would you expect to undergo SN1 reaction most rapidly? तो SN1 reaction आपको पता है कि एक रिएक्शन होता है जिसमें सिंपली आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, दूसरा लग जाता है। तो इससे ज़्यादा SN1 रिएक्शन में तो कुछ होता नहीं है, एक सब्सटीट्यूशन ही हो रही होती है। तो आपके पास बॉन्ड्स का ब्रेक होना मतलब जो फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स SN1 रिएक्शन करेंगे, इसमें फ्लोरीन अलग होगा, इसमें क्लोरीन अलग होगा, इसमें ब्रोमीन अलग होगा, इसमें आयोडीन अलग होगा। अब इन्होंने पूछा है कि रैपिडली कौन सा होगा, देखें होंगे तो सभी SN1 रिएक्शन को अंडरगो करेंगे, मगर रैपिडली वो करेगा क्योंकि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसका अलग होना ईजी होता है, ठीक है। तो
आयोडीन जो है, इसमें आयोडाइड का जो आयन है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें लेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो उसका अलग होना ईजी होता है। और जो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना ज़्यादा तेज़ी से अटैच होगा और उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो इसमें हमारे पास जो आयोडीन है वो ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से, मतलब ये आसानी से अलग हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी। नाउ वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डन विद दिस पास्ट पेपर सॉल्यूशन, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 2019 का पास्ट पेपर। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।